देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यू, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन होंगे ना वो नीट की पीवाईक्यू होंगे, अच्छे से देखना, वो कॉन्सेप्चुअल है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है ना इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख कर रखा, पावर फैक्टर क्या है, फेजर डायग्राम एंड एलसीआर सर्किट, इसका मीनिंग चाहिए और यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसकी मीनिंग चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने इसको एकदम डिटेल्स में देखा था, आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसे रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि आइडिया ये है कि लेट्स से ये है एक बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड है। सो ऑब्वियसली बैटरी के वोल्टेज होंगे कुछ, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे करंट फ्लो होंगे, तभी लाइट भी ऑन होंगे। सो लाइट जब ऑन होंगे तो आप क्या कहोगे कि लाइट ने कुछ पावर खाया, कंज्यूम किया। तो ये जो लाइट ने पावर कंज्यूम किया, कितना किया, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू PI। लेकिन लेट्स से वही लाइट है, इस लाइट को इस बार आपने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये AC सोर्स है एंड दिस इज DC सोर्स, DC डायरेक्ट करंट। सो ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है इसमें भी पोटेंशियल होंगे, लेकिन इसका जो पोटेंशियल होंगे इसको आप इक्वेशन की फॉर्मेट पे या तो VRMS लिखोगे या तो एवरेज वैल्यू लिखोगे। RMS मतलब आप बोल सकते हो एवरेज वैल्यू। ये सब चीज़ें डिटेल्स में देखा था, आप लोग प्लेलिस्ट में है, चेक कर लेने पर, ठीक है। सीरियली चेक करना, तब ज़्यादा काम आएंगे। तो ये जो इसका पोटेंशियल है इसको हमने क्या नाम दिया, एवरेज पोटेंशियल या तो RMS पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ही लिख दो, काम खत्म। और इसमें जो करंट फ्लो होंगे उसको आप बोलोगे एवरेज करंट या तो बोलोगे RMS करंट। एवरेज मतलब RMS ऐसे कंसीडर कर सकते हो। सो एवरेज मतलब RMS करंट। तो यहाँ पे AC की केस में हम लोग एवरेज या तो RMS वैल्यू लेंगे, DC के केस में सिंपल वैल्यू लेंगे, ये क्लियर है। अभी देखो ये लाइट भी ऑन होंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये भी कुछ पावर कंज्यूम करेंगे ना, तो कितना करेंगे कंज्यूम, दैट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, VRMS, है ना। यहाँ पे वैल्यू VRMS में लिखोगे, और यहाँ पे करंट कितना है, IRMS करंट है, और यहाँ पे और एक चीज मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज cos फाई। तो ये जो cos फाई है ना, इसी cos फाई को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। ये जो cos फाई है ना, दिस इज नथिंग बट पावर फैक्टर। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गया है ना, तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एपरेंट पावर, और एपरेंट पावर के साथ cos फाई को मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में क्या मिलेंगे आपको, एक्चुअल पावर मिलेंगे AC सर्किट की, कि AC सर्किट पे कितना पावर डिसिपेट हुआ वो मिलेंगे उस वैल्यू को। तो ये जो केस था इसमें सिंपल था, लेकिन इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और इसी फैक्टर को cos फाई को अच्छे से समझने के लिए आपको चाहिए फेजर डायग्राम। देख लेते हैं ना, ऑलरेडी देखा था, अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऐसे समझो, लेट्स से ये चाहिए अभी, है ना, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लेट्स से एक AC सोर्स है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। सिमिलरली एक है, लेट्स से दिस इज द इंडक्टर, और यहाँ पे एक AC सोर्स है, और यहाँ पे लेट्स से एक सर्किट है जिसमें एक क्या है, कैपेसिटर, और ये है सोर्स। तो ये है कैपेसिटर, C लिख दिया। अभी देखो ये जो है ना, इसका सोर्स की, ये सोर्स है AC सोर्स, तो इसका जो पोटेंशियल होंगे इसको आप, या तो EMF होंगे, इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो, तो VRMS ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये था फॉर्मूला। यहाँ पे भी सेम सोर्स है तो सेम ही होंगे ना फॉर्मूला, E0 sin ओमेगा t होंगे, और यहाँ पे भी E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t सेम लिखोगे। लेकिन इसमें जो करंट होंगे ना, उस करंट की फॉर्मूला क्या होंगे, I0 sin ओमेगा t होंगे, और इसमें करंट की फॉर्मूला क्या होंगे, दैट इज I0 sin ओमेगा t माइनस 90 होंगे, और इसमें करंट कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस 90, ठीक है। ये था कहानी। तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब करंट के इसमें -90, इसमें प्लस 90, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुका, तो आप लोग देखना हुआ प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करंट रेजिस्टर है, इसमें क्या है, इंडक्टर, इसमें कैपेसिटर, तो तीनों में अलग अलग करंट के फॉर्मूला होंगे। और यहाँ पे अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि लेट्स से दिस इज EMF। ये फेजर डायग्राम मतलब क्या है, फेजर मतलब एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, जो वेक्टर रोटेट कर सकते हैं। सो EMF जो है ना, इसको अपने एक वेक्टर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया। सो EMF इज रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टर, तो ये फैक्टर रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी देखो पहले यहाँ पे था, फिर ऐसे मूव किया, यहाँ तक आ गया ये EMF फैक्टर। तो ये जो एंगल है ना, ये कितना एंगल फॉर्म किया, दैट इज ओमेगा t। सो ये ओमेगा t मतलब दिस एंगल, और इसको फेज एंगल भी बोल सकते हो, फेज एंगल, ठीक है। और यहाँ पे करंट किस तरह से होंगे, करंट का भी सेम ही एंगल है ओमेगा t, तो यहाँ पे करंट था तो ऐसे ओमेगा t मूव करेंगे। सो करंट ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो करंट को पहले x एक्सिस पे रखना,
और ईएमएफ को उसके बाद मूव करना। फाइन। तो अभी देखो इस केस में जो करंट है ना, करंट भी ओमेगा टी एंगल कर रहे हैं, तो करंट के लिए भी फेज एंगल कितना होंगे, ओमेगा टी ही होंगे, और ईएमएफ के लिए भी सेम फेज एंगल ओमेगा टी ही होंगे। लेकिन दोनों के बीच में, ईएमएफ एंड करंट के बीच में जो एंगल है ना, उसको आप बोलोगे फेज डिफरेंस, व्हिच इज फाई, और फाई की वैल्यू इसमें 0 होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बेसिकली ये जो फाई है ना, दिस इज नथिंग बट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। अभी देखो इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। तो ये है लेट्स से ईएमएफ की वेक्टर, और ये कितना एंगल कर रहे हैं, ओमेगा टी। तो अभी करंट की वेक्टर लेट्स से ये है, करंट कितना एंगल कर रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा टी -90। सो ऐसे ओमेगा टी जा रहे हैं, फिर -90 मतलब नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से 90, तो ओमेगा टी -90 होंगे। सो दिस इज ओमेगा टी -90 एंड दिस इज करंट। तो ये कितना होंगे, ये 90 होंगे, और इसी एंगल को बोलेगे आप फेज डिफरेंस, व्हिच इज 90 इसमें। ठीक है, और इस केस के लिए भी कितना होंगे, इसमें भी इफ यू वांट टू ड्रॉ, तो ये होंगे ईएमएफ, और यहाँ पे ये होंगे ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट किस तरह से होंगे, ओमेगा टी +90 है ना, तो यहाँ पे ओमेगा टी, ओके, करंट को पहले एक्स एक्सिस पे रखा, ओमेगा टी +90 मतलब ऐसे मूव करेंगे, तो ओमेगा टी +90 यहाँ तक आ गया। तो दिस इज द फेज और फॉर करंट, कितना एंगल कर रहे हैं, फेज डिफरेंस इज 90 इसमें। ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, तो 90 हो गया फेज डिफरेंस। तो अभी देखो यहाँ पे जो फाई है ना, दिस फाई इज इक्वल टू 90, और इसमें भी फाई इज इक्वल टू क्या है, 90 है। अभी ध्यान से देखो, फाई अगर 0 होंगे तो कॉस फाई की वैल्यू कितना होंगे, cos 0, तो cos 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें ये जो है ना cos फाई की वैल्यू 1 मिला, और cos फाई मतलब क्या है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 मिला। और इसमें cos फाई की वैल्यू कितना मिलेंगे, 0, तो इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे। ठीक है, सो cos फाई मतलब पावर फैक्टर, तो इसमें फाई की वैल्यू 90 मतलब cos फाई की वैल्यू 0 होंगे, सो इसमें भी पावर फैक्टर कितना होंगे, दैट इज 0। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे इस केस में cos फाई की वैल्यू 0, सो पावर की फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ओके, वी आर एम एस, ओके, आई आर एम एस इंटू cos फाई की वैल्यू 0 है, तो पावर भी इसमें 0, ओके, पावर इसमें 0, और इसमें पावर कितना होंगे, इसमें भी 0 होंगे पावर, लेकिन इसमें पावर कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई की वैल्यू कितना है, 1 है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे पावर की वैल्यू कुछ मिलेंगे, और ये जो पावर की वैल्यू मिला ना, इसको आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर है, तो ये जो cos फाई है ना, cos फाई की वैल्यू 1 होने से मैक्सिमम होंगे पावर की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू 0 होने से पावर की वैल्यू 0, cos फाई की वैल्यू 0 होने से आप बोलोगे पावर की वैल्यू क्या होंगे, दैट इज 0 होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो पावर की वैल्यू मिल रहे हैं दोनों केस पे 0, तो यहाँ पे इस सर्किट पे कुछ करंट फ्लो है, उसको लेट्स से आईआरएमएस करंट कह दिया, इस पे भी कुछ फ्लो है, करंट फ्लो है कुछ, इसमें भी फ्लो होंगे। तो इसमें और इसमें पावर की वैल्यू 0 है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है ना, उसी करंट को क्या बोलोगे, आप बोलोगे वाटलेस करंट। ठीक है, क्या बोलोगे, वाटलेस करंट बोलोगे। सो ये इन दोनों सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इन दोनों करंट्स को आप क्या नाम दोगे, वाटलेस करंट नाम दोगे, वाटलेस। सो वाट वर्ड आया कहाँ से, पावर से है ना, वाटलेस करंट, तो बेसिकली पावरलेस करंट। तो ये करंट पावर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू 0 हुआ, क्यों हुआ, cos फाई की वजह से, लेकिन करंट तो फ्लो होंगे ना, तो ये जो करंट फ्लो है, इसी करंट को आप नाम दोगे एक, क्या नाम दोगे, दैट इज वाटलेस करंट। क्यों, क्योंकि इन दोनों सर्किट में पावर की वैल्यू 0 है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इसमें जो करंट फ्लो है ना, इसको आप वाटलेस करंट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वैल्यू कुछ है, तो यहाँ पे जो करंट है इसको आप वाटलेस करंट नहीं कह सकते। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अभी जो cos फाई ये मिला ना आपको, उसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग एलसीआर सर्किट पे, क्योंकि ये चाहिए हमें, है ना। तो ऐसे समझो कि ये है लेट्स से एक एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट मतलब एक रेजिस्टर होंगे, एक इंडक्टर होंगे, और एक कैपेसिटर होंगे। एलसीआर सर्किट तीनों एक साथ है, मतलब यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे एक साथ है। सो ये जो है ना आर, दिस इज एल, दिस इज सी, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस को आर कह दिया, इसका रेजिस्टेंस जो होंगे ना, इसको आप एक्स एल कहोगे, इसका रेजिस्टेंस को आप बोलोगे एक्स सी, और इसका वैल्यू कितना है, दैट इज ओमेगा एल, इसका वैल्यू कितना है 1/ओमेगा सी। ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या तो एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। सो ये जो ओमेगा है ना, इस ओमेगा की वैल्यू ट्वाइस पाई एफ भी लिख सकते हो। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ स्मॉल एफ। ठीक है, ट्वाइस पाई स्मॉल एफ, इस तरह से भी लिख सकते हो। सो ये जो ओमेगा है ना, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो स्मॉल फाई है, दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, और इस ओमेगा को आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब सेम फॉर्मूला है तो कह सकते हो।
तो ये जो सर्किट मिला, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होंगे और इसका ईएमएफ भी होंगे। इसका ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सपोज लेट्स से फी नॉट कह दिया। इसमें जो करंट है उसको अपने सपोज आई नॉट कह दिया, या तो इसको ई नॉट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी कह सकते हो, है ना। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। तो इस केस में जो फॉर्मूला होंगे ना, फॉर्मूला क्या मिला था आपको कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी और स्क्वायर, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वैल्यू इज कॉल्ड जेड, तो बेसिकली ई नॉट बाई जेड भी कह सकते हो। जेड मतलब क्या है, इम्पीडेंस कहते हो, ठीक है, इम्पीडेंस, आई एम जेड मतलब क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ये सब देखा था हमने, है ना, लास्ट क्लास में। तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में सीरियल है ना। तो बेसिकली आई नॉट की वैल्यू इतना सा है। और यहाँ पे इस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होंगे, जब ये नीचे की वैल्यू जो है ना ये कम होंगे, तो ये वैल्यू ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली इसको ज़्यादा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर सकते हो, यानी इसको जीरो कर सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये जो एक्सएल है ना और एक्सी दोनों की वैल्यू अगर जीरो होंगे, ये टर्म जीरो होंगे, तो उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सो करंट की वैल्यू कितना मिलेंगे, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर होंगे। सो रूट हटाओगे तो स्क्वायर भी हट जाएंगे, तो बेसिकली ये मिलेंगे। और ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू मतलब अब ऐसा भी बोल सकते हो कि पावर की वैल्यू मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम पावर, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि करंट के फॉर्मूला पे, पावर के फॉर्मूला पे करंट है, तो करंट मैक्सिमम होंगे तो पावर भी मैक्सिमम होंगे। सो अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, कब होंगे, जब ये सिचुएशन होंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, एक्सएल माइनस एक्सी, इसी को आप क्या कहते हो, रिजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली आप बोलोगे कि सर्किट पे रिजोनेंस कंडीशन चल रहा है, ठीक है, रिजोनेंस कंडीशन। तो रिजोनेंस कंडीशन मतलब क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो। जब ऐसा होंगे, रिजोनेंस कंडीशन होंगे, तो उस केस में आप बोलोगे कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है या तो रिजोनेंस कंडीशन में है, तो उस केस में आप ऑटोमेटिकली ये इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। और ये जो एक्सएल है ना, एक्सएल की वैल्यू कितना है, दैट इज ओमेगा एल, ओके, माइनस एक्सी इज इक्वल टू एक्सी लिख देते हैं, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी लिखोगे। सो यहाँ से आप ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एल को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर लगा दिया, मतलब ओमेगा स्क्वायर होंगे ना, रूट लगाओगे तो एल सी के ऊपर रूट आएंगे, ठीक है, इजी है। तो ये आपको मिला। अभी ध्यान से देखना, ये जो कॉस फाई है ना, इससे आप लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे देखना होगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो कॉस फाई है ना, कॉस फाई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 है और अगर जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या है, कॉस फाई की वैल्यू 1 की मीनिंग है कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर है ना, उसका वैल्यू भी 1 होंगे, या तो फाई की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू मीनिंग 1 मतलब फाई की वैल्यू 0 होंगे, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितना होंगे, 90 होंगे, यहाँ पे भी फाई की वैल्यू 90 होंगे, ठीक है। सो कॉस फाई की वैल्यू 1 मतलब जो पावर फैक्टर है, दैट पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होंगे, और इसमें जो पावर फैक्टर है कॉस फाई की वैल्यू 0 है, पावर फैक्टर मतलब मीनिंग क्या है, कॉस फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू इसमें 0 है। तो अभी देखो, जब भी पावर फैक्टर 1 होंगे तो पावर की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम होंगे। अगर पावर मैक्सिमम होंगे तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होंगे, ये कॉन्फर्म। तो यहाँ पे 0 है पावर, तो इसमें पावर कितना है, 0 है, इसमें भी पावर 0 है। सो बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों सर्किट में जो करंट है उसको आप क्या कहते हो, वाटलेस करंट, क्योंकि इसमें 0 है। तो इसको आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट इफ द पावर, एवरेज पावर इन द सर्किट इज 0, ठीक है। ऐसे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो वाटलेस करंट के लिए। तो ये आपको मिला। अभी देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पावर मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम है। सो करंट जब भी मैक्सिमम होंगे तो आप बोल सकते हो कि रिजोनेंस कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। सो पावर मैक्सिमम मतलब आप बोल सकते हो रिजोनेंस कंडीशन। तो रिजोनेंस कंडीशन मतलब आप क्या लिख सकते हो कि एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम मतलब करंट मैक्सिमम, मतलब आप बोलोगे रिजोनेंस कंडीशन। तो बेसिकली कॉस फाई की वैल्यू जब 1 होंगे तो आप बोल सकते हो कि पावर मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम, तो रिजोनेंस कंडीशन मतलब ये लिख सकते हो, ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होंगे, ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। कैसे देख सकते हो, मतलब किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट एक दूसरे से। तो यही चाहिए आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। सो पहला जो क्वेश्चन है ना, इसको मिटाना होगा अभी। सो पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार ट्राई करो आप लोग, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है।
सो यहाँ पे हमने जो समझा उसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना। देखो पावर की जो वैल्यू है ना, पावर इज इक्वल टू क्या मिला, दैट इज पी आर एम एस, एक्चुअली दिस पावर इज एवरेज पावर, और यहाँ पे आई आर एम एस, फिर यहाँ पे कॉस फाई, ठीक है। सो कॉस फाई की जो वैल्यू है ना, अगर ये 1 होंगे तो हम बोलेंगे पावर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अगर पावर मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने से आप क्या बोलोगे कि रिजोनेंस कंडीशन है, ठीक है, रिजोनेंस कंडीशन है सर्किट पे। तो रिजोनेंस कंडीशन मतलब एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। सो यहाँ से एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इज इक्वल टू 0, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इस तरह से लिख सकते हो जब भी रिजोनेंस कंडीशन होंगे। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ एक है मतलब फॉर्मूला, ये तो पावर फैक्टर हो गया ना, एक है क्यू फैक्टर, ठीक है, क्यू फैक्टर। सो ये जो क्यू फैक्टर है ना, इस क्यू फैक्टर की जो वैल्यू है, फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/r, ये है चाहिए मतलब क्वेश्चन में अभी 1/r, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे L डिवाइडेड बाई C, ओके। L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। तो क्यू फैक्टर के लिए सिंपल ये फॉर्मूला है, इसको यूज करने से क्यू फैक्टर की वैल्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर और एक था ये जो कॉस फाई है ना, कॉस फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो कॉस फाई है ना, इसी कॉस फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर डिवाइडेड बाई जेड। जेड मतलब क्या है, जेड मतलब वही वैल्यू कि यहाँ पे जो है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी फिर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जेड की वैल्यू आप लिख सकते हो। जेड मतलब क्या है, इम्पिडेंस। तो यही चीज़ें सही है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तब आराम से क्लियर होंगे। तो आप लोग एक काम करो, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, उसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो एक डायग्राम देकर रखा है इस तरह से, एक रेजिस्टर है एंड दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर। सो यहाँ पे इस तरह से एक सोर्स लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज है दैट इज 50 वोल्ट देकर रखा, और इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 100 कितना 10 ओम, यस। तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम देकर रखा। फिर इसका जो इंडक्टेंस है दैट इज 200 मिली हेनरी देकर रखा। सो ये जो L है ना, L की वैल्यू 200 मिली हेनरी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 200 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 हेनरी, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हेनरी भी लिख सकते हो, ठीक है। सो L का वैल्यू इतना सा लिख सकते हो। फिर आपको क्या बोला गया कि ये तो हो गया L का वैल्यू, फिर आपको बोला कि यहाँ पे जो C होंगे ना कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू कितना है वो निकलने दिया, ठीक है। सो यस पहला क्वेश्चन में कैपेसिटेंस, फिर क्यू फैक्टर, फिर बोला गया कि गिवन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेट द एवरेज पावर, तो फिर एवरेज पावर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकलना है, दैट इज C का वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बी पार्ट में आपको क्या निकलना है, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर कितना होंगे ये आराम से निकल सकते हो। सी पार्ट में बोला कि पावर की वैल्यू कितना होंगे जब ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 होंगे, वो निकलने हैं, ठीक है। सो पहले सी की वैल्यू निकलने के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या देकर रखा कि ये जो पावर फैक्टर है ना कॉस फाई की वैल्यू 1 है वो देकर रखा, ठीक है। वहां से क्या कर सकते हो, देखो ए पार्ट की क्वेश्चन, जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की वैल्यू आपको यूनिटी देकर रखा 1। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, कॉस फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 है, यहाँ तक क्लियर है। सो अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया था कॉस फाई की वैल्यू 1 है, इसका मीनिंग क्या है, पावर मैक्सिमम मतलब करंट मैक्सिमम, ठीक है। सो बेसिकली कॉस फाई की वैल्यू 1 होने से आप बोलोगे कि करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ये तो कॉन्फर्म है। करंट की वैल्यू जब जब मैक्सिमम होंगे तो आप बोलोगे रिजोनेंस कंडीशन, जब जब रिजोनेंस कंडीशन होंगे तो आप इसको लिख सकते हो कि XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो इस तरह से। सो XL इज इक्वल टू XC भी लिख सकते हो। तो XL मतलब क्या है, XL मतलब आप लिखोगे ओमेगा L, XC मतलब क्या है 1/ओमेगा C। हमें क्या चाहिए, C का वैल्यू, तो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/ओमेगा स्क्वायर, फिर L लिखोगे इस तरह से, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी देखो ये जो है ना ओमेगा, C इज इक्वल टू 1/ ओमेगा की वैल्यू 100 देकर रखा क्वेश्चन में, यस ओमेगा इज 100 देकर रखा। फिर यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे इनटू L मतलब इंडक्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई ये 10 टू द पावर 4 होंगे ना, 2 इंटू 10 टू द पावर 1, इसको 10 लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो। इस -4 को ऊपर लेके जाओगे तो -4 होंगे ना, तो 10 के साथ एडजस्ट किया -3 हो गए, कर सकते हो इसे। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब क्या होता है, मिली होता है, सो मिली लिख दो डायरेक्टली।
सो मिली फेराड लिख दो, ठीक है। सो बेसिकली सी का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला 0.5 मिली फेराड। ओके, तो ये जो सी का वैल्यू है ना, सी का वैल्यू कितना मिला, 0.5 मिली फेराड मिला। तो इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये जो है ना इसको आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। अभी चाहिए आपको कि हाफ कितना मिला, हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मिला है ना, तो इतना सा मिला इस वैल्यू को। तो ये जो है 0.5 इंटू दिस मच, ठीक है, थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे इस वैल्यू को डायरेक्टली, मतलब इसको यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद चाहिए सी की वैल्यू, इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, सो अभी देखो इस वैल्यू को यूज़ करेंगे 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 फेराड, इतना सा वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो सी का वैल्यू पूछा था, वो आपको मिल गया इतना सा। फिर आपको चाहिए क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितना होंगे इसको निकालने के लिए इसको मिटा देते हैं अभी, है ना, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो सी का वैल्यू पूछा था, ये तो मिल गया। अभी हमें चाहिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/r रूट ओवर l डिवाइडेड बाई c, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। सो 1/r की वैल्यू कितना है, r इज 10, ठीक है, इंटू l मतलब कितना है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -1, c का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखोगे और यहाँ पे रूट लगा दोगे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है ना 1/10 इंटू ये 2 ऊपर जाएंगे तो आप लिखोगे 2 टू 4 इंटू ये 3 ऊपर जाएंगे तो आप लिख सकते हो 10 टू द पावर माइनस, ये प्लस होंगे ना 2 लिखोगे, ठीक है, +3 हो जाएंगे तो -1 एडजस्ट हो गया 2 हो गया। सो अभी देखो ये जो है ना 1/10 इंटू 4 की रूट 2 इंटू 10 टू पावर 2 की रूट 10 होंगे, तो 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 मिला। सो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर की वैल्यू पूछा था आपको, कितना मिला, 2 मिला, ये भी मिल गया। अभी आपको लास्ट क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, पावर की वैल्यू चाहिए, है ना। सो पावर की वैल्यू कितना होंगे उसको भी निकाल लेते हैं साथ में, आप लोग नोट करते जाना अच्छे से। सो सी पार्ट में आपको पूछा पावर की वैल्यू, पावर इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला फी, वही फॉर्मूला है ना, फी RMS IRMS इज इक्वल टू cos फाई। सो इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो फी RMS IRMS cos फाई, ठीक है, इस तरह से लिख दो ये फॉर्मूला। तो ये जो फी RMS मिला और इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, एक्चुअली देखो पावर इज इक्वल टू फी आई, है ना। सो ओम्स लॉ ने कहा था फी इज इक्वल टू आई आर, फी इज इक्वल टू आई आर, है ना, तो यहाँ से आप आई इज इक्वल टू फी बाय आर लिख सकते हो। तो ये जो है फी इंटू आई मतलब फी बाय आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो बेसिकली फी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हो। तो ये जो पावर है ना, पावर की जगह पे इसकी जगह पे यानी cos फाई की वैल्यू 0 हो गया, क्वेश्चन में आपको बोला गया ना पावर फैक्टर मतलब cos फाई दैट इज 1, तो cos फाई मतलब 1, ये पिक्चर में नहीं रहेंगे, ये 1 है इसका वैल्यू, ठीक है। तो फिर फी RMS IRMS, तो दैट इज इक्वल टू फी इज इक्वल टू इतना सा लिख सकते हो, तो बेसिकली फी स्क्वायर, तो इसमें RMS लिखना और डिवाइड बाय आर लिख देना। सो फी स्क्वायर, फी का वैल्यू कितना देकर रखा 50, यस, तो 50 क्वेश्चन में देकर रखा, सोर्स की EMF 2 बार लिखना होगा, डिवाइड आर मतलब क्या है रेजिस्टेंस व्हिच इज 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो, तो ये कैंसिल आउट होंगे ना, तो बेसिकली 5 5 से 25 और यहाँ पे एक 0 लगा दो, तो पावर है ना वाट लिख देना यूनिट, ठीक है। सो पावर की वैल्यू पूछा था आपको, वो भी मिल गया कितना, दैट इज 250 वाट, ठीक है, यहाँ तक इजी कर सकते हो। सो इसको मिटा देते हैं अभी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग खुद ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, है ना, इजी कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। क्या पूछा, एन अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू दिस मच पासिस थ्रू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर। सो सर्किट पे सिर्फ क्या है, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक सोर्स है इस तरह से। तो ये जो रेजिस्टर है ना और ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर मतलब L लिखोगे, ठीक है, सो ये L है इंडक्टर। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको देकर रखा 30 ओम और इंडक्टर की वैल्यू आपको कितना देकर रखा, दैट इज 2/5 पाई, 2/5 पाई और यहाँ पे हेनरी लिख दो, ठीक है। सो 2/5 पाई हेनरी, इतना सा आपको इंडक्टर की वैल्यू देकर रखा है। सर्किट में मतलब 2 ही कंपोनेंट है और √2 की वैल्यू 1.4 लेने दिया आपको, बोला कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द इंडक्टर। सो ये जो इंडक्टर एंड रेजिस्टर है ना, दोनों में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसको RMS वोल्टेज कह देते हैं, और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसको भी RMS ही कहोगे, क्योंकि AC सर्किट है, AC सर्किट में हम लोग RMS वैल्यू या तो एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं। सो क्योंकि ये रेजिस्टर है तो यहाँ पे छोटा सा एक R लिख दो, यहाँ पे ये इंडक्टर है तो यहाँ पे छोटा सा एक L लिख दो, तो बेसिकली हमें ये दोनों इन दोनों वैल्यूज चाहिए। तो अभी क्वेश्चन में आपको जो देकर रखा है इन्फॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू, क्या देकर रखा कि I इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ करंट फ्लो है ना, तो
तो आई इज इक्वल टू वो इक्वेशन के फॉर्मेट पे देकर रखा 14 साइन फिर 100 पाई टी इस तरह से देकर रखा 14 साइन 100 पाई टी इस तरह से देकर रखा। फाइन, तो अभी देखो यहाँ से आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्शन क्या है कि देखो एक्चुअल इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है एक्चुअल इक्वेशन, प्लस समथिंग होंगे वो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें भी है नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो सिचुएशन है इसमें अगर आप कंपेयर करोगे आई के साथ आई कंपेयर हुआ, फिर 14 के साथ आई नॉट कंपेयर हुआ, साइन के साथ साइन, ओमेगा के साथ 100 पाई कंपेयर होंगे, टी के साथ टी कंपेयर होंगे, ठीक है। सो ओमेगा मतलब 100 पाई लिखोगे और आई नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज 14 लिखोगे, और ओमेगा मतलब क्या लिखोगे, दैट इज 100 पाई लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, तो इसमें कितना करंट फ्लो है वो भी चाहिए। तो करंट इसमें कितना फ्लो है आप बोलोगे आरएमएस करंट, एसी सर्किट पे जो करंट फ्लो होता है ना उसको कहते हो आरएमएस करंट, है ना। तो आरएमएस करंट की वैल्यू निकलना होगा, है ना। क्यों निकलना होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज चाहिए। सो इसमें वोल्टेज को पाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसमें करंट कितना फ्लो है वो चाहिए, और इसका रेजिस्टेंस कितना है वो चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो है इसमें, लेकिन इसमें भी वही चाहिए कि इसमें वोल्टेज कितना है वो चाहिए ना, तो इसमें करंट कितना है वो चाहिए, यानी आरएमएस की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए इसका रेजिस्टेंस या तो रिएक्टेंस बोलोगे, यानी XL की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तभी आपको क्या मिलेंगे, वोल्टेज मिलेंगे। सो वोल्टेज पाने के लिए रेजिस्टेंस एंड करंट की वैल्यू चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस देके नहीं रखा तो इसको निकालना होगा, तो इसको रिएक्टेंस कहते हैं XL। सो इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जो है XL। तो XL की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप जानते हो XL मतलब क्या होता है, ओमेगा, दैट इज ओमेगा L, ठीक है। XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब 1/ओमेगा C। तो ओमेगा की वैल्यू कितना मिला, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई मिला, इंटू L की वैल्यू कितना 2/5 पाई, ठीक है। पाई पे कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 20 इज 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 to 4 40 होंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना मिला, 40 ओम मिला। सो XL की वैल्यू 40 ओम मिला, यहाँ तक ठीक है। अभी क्या चाहिए हमें, करंट की वैल्यू, तब आसानी से वो वैल्यू मिल जाएंगे जो चाहिए। सो करंट की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, आपको मालूम है यहाँ पे कौन सी करंट देकर रखा, आई नॉट। तो आरएमएस करंट इज इक्वल टू, ये डिराइव क्या था ना, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, याद है, ये डिराइव भी किया था। सो ये जो आई नॉट है ना, इस आई नॉट की वैल्यू देकर रखा, आई नॉट की वैल्यू कितना देकर रखा, व्हिच इज 14 डिवाइडेड बाई √2, √2 मतलब 1.4। अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करोगे तो इस केस में होंगे 140 डिवाइडेड बाई दिस विल बी 14, ठीक है, डेसिमल हट गया। तो आरएमएस करंट की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 10 मिलेंगे ना, 14 1 14, तो फिर यहाँ पे एम्पेयर लिख दो। सो आरएमएस करंट की वैल्यू कितना है, दैट इज 10 एम्पियर करंट। तो सर्किट पे कितना करंट फ्लो है, 10 एम्पियर। तो अगर आपसे पूछे इस रेजिस्टर पे कितना करंट है, आप बोलोगे 10 एम्पियर, इस इंडक्टर पे कितना करंट है वो भी आप बोलोगे 10 एम्पियर। तो करंट मिल गया और XL की वैल्यू भी मिल गया। आपको क्या चाहिए, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसमें वो चाहिए। तो पहले इसका वोल्टेज लिख लेते हैं, है ना। तो नंबर 1 कि VRMS किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो V इज इक्वल टू IR होता है फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू IR। तो IRMS लिखोगे इंटू रेजिस्टेंस किसका लिखोगे, इसका ही लिखोगे। तो फिर क्या लिखोगे, करंट की वैल्यू 10, रेजिस्टेंस कितना है 30 है, यस रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 है। तो आप बोलोगे 300 वोल्ट डेवलप हुआ यहाँ पे इस रेजिस्टर पे। सिमिलरली ये तो हो गया रेजिस्टर के लिए। अभी इंडक्टर के लिए देखते हैं, दैट इज VRMS लिखोगे, इंडक्टर मतलब L लिख दो। सो यहाँ पे IRMS लिखोगे, वही ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखोगे, लेकिन किसका, इसका रेजिस्टेंस, जिसको आप क्या कहते हो, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कितना है XL। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की जगह पे XL लिखोगे, इंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो ये 10 हुआ, XL की वैल्यू कितना है 40 है, दिस इज नथिंग बट 400, और यहाँ पे वोल्ट लिख देना, ठीक है। सो इन दोनों में वैल्यूज पूछा था, वो आपको कितना मिला, दिस इज 400 वोल्ट, और इसमें कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, दैट इज 300 वोल्ट। तो इस रेजिस्टर पे 300 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हुआ और इसमें 400 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हुआ, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कितना है पोटेंशियल पूछे तो आप बोलोगे 400 वोल्ट, फाइन कर सकते हो। सो ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो सर्किट की जो पावर फैक्टर है वो निकलने दिया। तो पावर फैक्टर मतलब क्या है, पावर फैक्टर मतलब cos फाई, ठीक है। सो cos फाई की वैल्यू निकलना है, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। सो cos फाई, बी पार्ट पे नंबर 2 पे क्या पूछा,
पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितना है वो पूछा। कॉस फाई मतलब आर बाई जेड होता है, ये है फॉर्मूला, बेसिक सी फॉर्मूला। तो जेड मतलब क्या लिखोगे, जेड मतलब लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, फिर यहाँ पे स्क्वायर इस तरह से लिखोगे, है ना। तो आर, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एक रेजिस्टर अनदर इज इंडक्टर। यहाँ पे तो कैपेसिटेंस है नहीं, अगर कैपेसिटेंस होता तो उसका जो रिएक्टेंस होता है एक्सी वो लिखता, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन रीराइट इट एज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इस तरह से लगा सकते हो। आर की वैल्यू कितना है, 30 है, और यहाँ पे आर की वैल्यू 30 स्क्वायर लिखोगे, प्लस एक्सएल की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 40, और यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे, रूट लगाओगे। सो दिस इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज इक्वल टू 900 प्लस 4 4 1600, फिर यहाँ पे ये 2500 होंगे ना। सो 2500 की रूट कितना होंगे, 550 होंगे, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिला, 3/5 मिला। सो पावर फैक्टर की वैल्यू पूछा था आपको, कॉस फाई की वैल्यू वो कितना मिला, 3/5। इसे कर सकते हो, है ना, आसान है। तो इतना ही था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको मिटाना होगा, तो मिटा देते हैं, क्या ही करें, आप लोग नोट करना है ना। सो पहला जो क्वेश्चन, इसमें जो अभी क्वेश्चन है इसको खुद एक बार ट्राई करो, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना आप लोग, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। क्या पूछे, ए सीरीज एलसीआर सर्किट, तो एक सर्किट देकर रखे, ये है रेजिस्टेंस एंड दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर, ठीक है। तो ये है एक सोर्स, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 20 ओम। फिर इसका इंडक्टर की वैल्यू देकर रखा 2 हेनरी, कैपेसिटर की वैल्यू कितना देकर रखा, 50 माइक्रोफेरेड। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और यहाँ पे इसको 5 × 10⁻⁻5 फेराड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइक्रो को हटा दिया। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो कनेक्टेड है सोर्स से, इसका वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, तो इसको फी कह दिया। तो बेसिकली फी का वैल्यू इतना है, सोर्स की वैल्यू। तो फिर आपको क्या पूछा कि फॉल्स सोर्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। नंबर 1 क्वेश्चन में करंट की एम्पलीट्यूड यानी आई नॉट की वैल्यू पूछा। तो इसमें जो ये वोल्टेज है ना, इसको आप क्या कहते हो, आरएमएस वैल्यू कहते हो, ठीक है। क्योंकि एसी है ना, एसी की केस में वोल्टेज एंड करंट को, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है आप बोलोगे आरएमएस करंट, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यू या तो एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है। सो आरएमएस वैल्यू लिखना होगा क्योंकि ये एसी सर्किट है। तो अभी देखो यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड या तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वो पूछा। नंबर 2 क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा, एवरेज पावर ट्रांसफर्ड, पावर की वैल्यू पूछा कितना होंगे, लेकिन इन वन कम्प्लीट साइकिल एट रिजोनेंस बोला ना। सो यहाँ पे एट रिजोनेंस कंडीशन बोला गया। सो रिजोनेंस कंडीशन में कितना पावर डिसिपेट होंगे सर्किट पे वो पूछा आपको। तो रिजोनेंस कंडीशन की मीनिंग क्या है, तो आप बोल सकते हो कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे, ठीक है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम जब होंगे तो पावर की वैल्यू कितना होंगे वो पूछा आपको मेनली, है ना। तो एट रिजोनेंस मतलब क्या है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम, तो रिजोनेंस होने से करंट की वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो जब भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे तो उस केस में पावर की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया। अभी देखो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने से, रिजोनेंस कंडीशन होने से आप इसको लिख सकते हो। तो बेसिकली इसमें XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ये कॉन्फर्म है, ठीक है। अभी नंबर 3 क्वेश्चन पे क्या पूछा आपको, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। नंबर 3 क्वेश्चन में पूछा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, उसको VC कह दिया, ठीक है। सो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होंगे ना वो निकलने दिया, दैट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ही होंगे ना, आरएमएस वैल्यू, लेकिन C के लिए, कैपेसिटर के लिए वो चाहिए, ठीक है। तो वो निकलना है। तो उसके लिए देखो पहले जो करंट है ना उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें करंट कितना फ्लो है, आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट वो निकल सकते हो आप कैसे, V इज इक्वल टू IR, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय R लिखोगे, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, वही ओम्स लॉ फार्मूला। तो VRMS की वैल्यू कितना है, 200 है, R की वैल्यू कितना है, 20 है, तो बेसिकली 100 मिलेंगे ना, सॉरी कितना 10 मिलेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, तो 10 एम्पियर। सो आरएमएस करंट की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 10 एम्पियर। तो सर्किट पे 10 एम्पियर करंट फ्लो रहे। सो सर्किट पे जो करंट 10 एम्पियर फ्लो रहे, ये तो आरएमएस करंट हो गया, लेकिन हमें चाहिए आई नॉट। आई नॉट मतलब एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड। आपको फॉर्मूला मालूम है, आरएमएस करंट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, याद है आपको। अगर VRMS होंगे तो V नॉट बाई √2 होंगे, है ना। तो आई नॉट की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, IRMS इंटू √2। तो IRMS की वैल्यू 10 है, √2 की वैल्यू
कितना है 1.4 डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना, तो 1.4 लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से करना। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2, तो आई आर एम एस की वैल्यू 10 और √2 की वैल्यू 1.4, तो दिस इज इक्वल टू 14 एम्पियर लिख दो। सो आई नॉट की वैल्यू पूछा था आपको, वो कितना मिला 14 एम्पियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट आपको पूछा पावर की वैल्यू, है ना। सो पावर की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कर देते हैं नंबर 2 क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, पावर की वैल्यू, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला पी आर एम एस आई आर एम एस, फिर देखो कॉस फाई होता है, कॉस फाई होता है। तो अभी देखो ये जो कॉस फाई है ना, रिजोनेंस मतलब करंट मैक्सिमम मतलब पावर मैक्सिमम। सो पावर जब मैक्सिमम होंगे, पावर मैक्सिमम होने से या तो करंट मैक्सिमम होने से आप बोलोगे कॉस फाई की वैल्यू 1 होना ही होगा। सो रिजोनेंस कंडीशन मतलब क्या है, कॉस फाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे रिजोनेंस कंडीशन बोला गया तो आप कॉस फाई की वैल्यू 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू 1 लिख देते हैं। सो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की वैल्यू 1 लिख दिया। अभी देखो सर्किट पे करंट है तो कितना पावर डिसिपेट है वो पूछा आपको, है ना। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन के लिए काम करते हैं, यहाँ पे जो करंट है ना 10 उसको लिखेंगे, लेकिन फी जो है ना, फी को करंट की तरफ पे लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, आपको ये मालूम है फी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो यहाँ पे जो फी है ना, इस फी को आप क्या लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फी आई होता है। सो फी मतलब क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बगल में आई है तो दिस इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फी आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आई आर एम एस स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर लिख सकते हो। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितना मिला, दैट इज 10, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 20। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 20 एंड दिस इज नथिंग बट 2000, और यहाँ पे वाट लिख देना, ठीक है। सो कितना पावर डिसिपेट हुआ सर्किट पे, दैट इज 2000 वाट। अभी आपको लास्ट क्या चाहिए, इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, है ना, ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, वो चाहिए। तो इसमें कितना एक्सी की वैल्यू होंगे ना, इसका जो रेजिस्टेंस है या तो जिसको आप रिएक्टेंस कहते हो ना, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, तो ये जो है इसका वैल्यू कितना है, उसको आप एक्सी नाम दे दो, है ना। एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा की वैल्यू कितना है, आप लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू, कहाँ पे मिला, क्वेश्चन पे नहीं देकर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली ओमेगा की वैल्यू नहीं देकर रखा, तो हमें फाइंड आउट करने कैसे करेंगे, एक्चुअली इस कंडीशन से कर सकते हो। तो रिजोनेंस कंडीशन है तो मतलब इसको लिख सकते हो आप, है ना। तो एक्सएल माइनस एक्सी से निकल सकते हो, यहाँ पे कर देते हैं। सो ओमेगा की वैल्यू निकल सकते हैं, है ना। तो ओमेगा मतलब क्या लिखोगे, एक्चुअली क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी लिख सकते हो क्योंकि रिजोनेंस कंडीशन है। तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। सो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC लिखोगे। सो 1/L की वैल्यू कितना है, L मतलब 2, और C की वैल्यू कितना है, C मतलब 10⁵ इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते, इसको मीटर देते हैं, ये जो है ना इसको मीटर सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी देखो ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू 10 के साथ इसको एडजस्ट करो, इट विल बिकम 10⁻⁻4, इस तरह से लिखना होगा, है ना। ये ऊपर जाएंगे तो आप लिखोगे 10⁻+4, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ओमेगा मतलब बोथ साइड रूट लोगे ना इस तरह से, तो रूट लेने से इट विल बिकम 10⁻2 यानी 100 बोलोगे, ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू 100, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो मिल गया आपको। सो यहाँ पे जो ये ओमेगा है ना, ओमेगा की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ओमेगा की वैल्यू आप लिखोगे 100। सी मतलब क्या लिखोगे, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। सो ये ऊपर जाएंगे तो इट विल बिकम 1000 डिवाइडेड बाई 5, ओके। 5 2 × 10 0 0 200, तो एक्सी की वैल्यू 200 ओम मिला आपको, ठीक है। सो एक्सी की वैल्यू मिल गया। तो अभी चाहिए आपको क्या, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। सो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हमने कंसीडर किया, दैट इज फी आर एम एस सी के लिए। तो फी इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर एम एस इंटू, तो इसका रेजिस्टेंस लिखना होगा। सो इसका रेजिस्टेंस फी इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस ना, तो किसका रेजिस्टेंस लिखोगे, इसका। तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, दैट इज एक्सी, तो यहाँ पे आप एक्सी लिख दो, ठीक है। सो इसमें करंट कितना फ्लो है, इसमें करंट फ्लो है यही करंट आर एम एस करंट। तो आर एम एस करंट कितना है इसमें 10 एम्पियर, तो इसमें 10 लिख दो इंटू एक्सी की वैल्यू 200 मिला, तो दिस इज नथिंग बट 2000, और यहाँ पे फॉल्ट लिख देना, ठीक है। सो ये जो है ना कैपेसिटर, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो आप बोलोगे 2000 वोल्टेज ड्रॉप होंगे इसमें, ठीक है। यही है, मतलब बैटरी मतलब यह तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, बैटरी नहीं है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स एसी सोर्स। तो इस कैपेसिटर में इतना सा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ये आपको फाइंड आउट करने था।
वो मिल गया है ना। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व कर लेते हो, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर सकते हो है ना। तो आप लोग खुद ट्राई करो, इसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखना, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसमें से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था उस कॉन्सेप्ट से। तो अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा आपको, सिंपल है ये क्वेश्चन, एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और ये क्वेश्चन 2017 बोर्ड में पूछा गया था। एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो ही चीज़ है, लेट्स से एक इंडक्टर है, ठीक है, एक इंडक्टर है और यहाँ पे साथ में एक बल्ब है। सो इंडक्टर के साथ जो यहाँ पे एक सोर्स कनेक्टेड है, और ये जो सोर्स है ना इसका वोल्टेज 10 वोल्ट देकर रखा और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देकर रखा, ठीक है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज देकर रखा, या तो इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, और वोल्टेज की वैल्यू इतना। सो ये जो इंडक्टर है ना इसका जो वैल्यू है इंडक्टेंस की वैल्यू 100 मिली हेनरी है। मिली को आप लिख सकते हो 10⁻³ हेनरी, है ना। तो यहाँ पे आप इसको 10⁻⁻1 हेनरी भी लिख सकते हो, ठीक है, जीरो को एडजस्ट कर दिया। फिर ये जो बल्ब है ना, एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, इट इज फाउंड दैट इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सर्किट लीड्स द करंट इन फेज। इसको देखना अच्छे से, यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे ना वोल्टेज करंट को लीड कर रहे हैं। तो ग्राफ पे ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब जो फेजर डायग्राम है कि लेट्स से ये है वोल्टेज, ठीक है, इसे कंसीडर करें वोल्टेज। सो ये जो वोल्टेज है लीड कर रहे हैं किसको, करंट को, मतलब करंट पीछे रहेंगे, वोल्टेज आगे रहेंगे, वोल्टेज लीडर है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज को लीडर मान लिया, तो वो आगे चल रहे हैं, वोल्टेज लीड कर रहे हैं करंट को, ठीक है। सो वोल्टेज इज लीडर। तो ये जो करंट है, करंट पीछे चल रहे हैं, कितना एंगल पीछे, दैट इज इक्वल टू, आपको देकर रखा वो कितना होता है 5 होता है ना, इस एंगल को 5 कहते हो, तो 5 की वैल्यू आपको देकर रखा कितना, पाई डिवाइडेड बाई 4, एंड दिस इज नथिंग बट कितना होता है 45 डिग्री होंगे। पाई बाई 4 मतलब क्या होता है 45, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई अगेन 90/2 इज 45, ठीक है। सो करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो एंगल होते हैं उसे फाई कहते हैं, और आपको क्वेश्चन में बोला जो वोल्टेज है वो पाई बाई 4 डिग्री एंगल से आगे है करंट से, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 45 है, तो फाई का वैल्यू 45 है, ठीक है। तो फाई का वैल्यू 45 मिल गया यहाँ तक, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, उसके बाद हमें पूछा कि एवरेज पावर कितना डिसिपेट होंगे। तो पहले रिएक्टेंस निकल लेते हैं। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है ना इसको आप डिनोट करते हो एक्सएल से, तो एक्सएल की वैल्यू पूछा आपको। सो आपको मालूम है ये नंबर 1, एक्सएल मतलब क्या है, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई एफ, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या लिखोगे, एल ही रखते हैं अभी के लिए, है ना। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है 50 देके रखा, एल मतलब कितना है, एल की वैल्यू देके रखा 10⁻⁻1 माने 100 मिली हेनरी, इसको आपने 10⁻⁻1 लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है, इतना से कर सकते हो। तो ये है ना 2 पाई, 2 × 5 इज 10, ठीक है, पाई है इंटू 10⁻, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो 0 के साथ ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 × 10। तो बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10 × पाई मतलब क्या होता है 3.14, तो दिस इज इक्वल टू 31.4 भी लिख सकते हो। सो एक्सएल की वैल्यू, एक्स मतलब रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही है काइंड ऑफ, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है ओमेगा, सो यहाँ पे हमने ओम लिख दिया, ठीक है। सो एक्सएल इज इक्वल टू 31.4 ओम इज द रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, ओके। रिएक्टेंस मतलब इसको आप क्या कहते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम दिया था, कैपेसिटर होते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अभी आपको क्या पूछा इसमें, पावर की वैल्यू पूछा, यस, हाँ। तो आपको निकालना है एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज इन द सर्किट। तो अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर होंगे तो एवरेज पावर डिसिपेट कितना होंगे। पावर के फॉर्मूला क्या है, फी RMS आई RMS, फिर यहाँ पे cos फाई, ठीक है, ये है पावर के फॉर्मूला। सो फी RMS मतलब ये जो है ना सोर्स की वोल्टेज, इसको आप क्या कहते हो, RMS वैल्यू कहते हो। सो RMS वैल्यू इज 10 देके रखा, और करंट की वैल्यू 1 देके रखा, cos फाई, फाई की वैल्यू कितना है, दैट इज 45 लिखोगे, ठीक है, पाई बाई 4 45 लिख दिया। तो अभी देखो 10 है, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो अभी √2 1/√2 की मीनिंग क्या होता है, √2 मतलब 1.4 है, ठीक है। अगर ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी करोगे, डेसिमल हट जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ऊपर 100 नीचे 14, तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 7 × 2 = 14, 2 से कर देते हैं, है ना, 2 × 7 = 14, 250। तो बेसिकली पावर की वैल्यू कितना मिला
50/7 दैट इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, इतना सा लिख सकते हो। तो यहाँ पे वाट लिख देना। सो पावर की वैल्यू पूछा था आपको सेकेंड पार्ट में, वो आपको मिला 7 कितना सा, यस, तो 7.54 वाट इतना सा मिल चुका। ठीक है, इजी है, कर सकते हो, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार खुद पढ़ो, है ना, उसके बाद ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएंगे तो देखना सॉल्यूशन। ठीक है, कर सकते हो अभी, क्योंकि ये सब तो कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, है ना, इजी है। देखो क्या पूछा, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था ना 2016। क्या पूछा, इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर गिवन, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पावर फैक्टर इन द सर्किट। सो हमें दो चीज़ पूछा, एक है ईएमएफ, तो ईएमएफ की वैल्यू यानी ई की वैल्यू, ठीक है, ईएमएफ वो कितना होंगे, और हमें पूछा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, तो कॉस फाई मतलब R/Z भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या देकर रखा, देखो एक्चुअली ये है एक रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज ए सोर्स, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। सो इसका जो वोल्टेज है दिस इज 80 वोल्ट, इसका जो है दिस इज 40 वोल्ट, और इसका कितना है 100 वोल्ट। ये सब देकर रखा है इन्फॉर्मेशन हमें। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, इतना सही इन्फॉर्मेशन देकर रखा, हमें निकलना है इसका जो ईएमएफ होंगे, इसको फी कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फी का वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, फी आरएमएस भी कह सकते हो, अभी फी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं बार बार आरएमएस लिखते रहोगे। ओके, तो फी लिख दिया। तो बेसिकली ये जो है ना, इस रेजिस्टर की वोल्टेज को आप फी लिख सकते हो, या तो फी आर कह देते हैं, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इसका वोल्टेज को आप फी एल कह दो, ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, तो इसका वोल्टेज को आपने फी सी कह दिया इस तरह से। ठीक है, कर सकते हो। तो अभी आपको ईएमएफ चाहिए, यानी ये जो वोल्टेज है ना ये चाहिए। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है ना, कौन सी फॉर्मूला, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ई नहीं लिखने का मन कर रहे तो ये जो है ना दिस ई नॉट इज द इसका वोल्टेज, तो इसको आप सीधा फी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, तो इसको आई लिख दो सीधा। तो इसमें करंट कितना फ्लो है, आई कह दिया अभी। ठीक है, तो मतलब सिंपल रहेंगे चीज़ें। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू देकर रखा, लेकिन चाहिए कि आर एक्स एल एंड एक्स सी, लेकिन हम लोग विदाउट दीज वैल्यूज ऑल्सो हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू फी आर स्क्वायर प्लस इतना सा, इस तरह से लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप मैं कह रहा हूँ फी आर स्क्वायर प्लस फी एल स्क्वायर माइनस फी सी स्क्वायर, स्क्वायर तो बाद में रहेंगे ना ब्रैकेट पे, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। लेकिन कैसे लिख पाओगे उसको देखना है ना प्रूफ करके, तो उसके लिए इसको मिलता रहते हैं, मतलब यही फाइंड आउट करना है अभी। ठीक है, ध्यान से रखना, ये जो आर है ना, आर को आप रिप्लेस करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू है, तो आर को आप वोल्टेज की टर्म्स पे लिखोगे। आपको मालूम है फी इज इक्वल टू आई आर है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फी बाई आई लिखोगे। ठीक है, सो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, सो इसका जो पोटेंशियल है इसको वी आर कह दिया, तो बेसिकली आप फी आर बाय आई लिखोगे। सो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको आप रिएक्टेंस कहते हो, यानी एक्सेल कहते हो। एक्सेल मतलब क्या लिखोगे, इसमें जो पोटेंशियल है डिवाइडेड बाय करंट, पोटेंशियल को आपने पी एल कह दिया, और इसमें जो होंगे ना एक्सी होंगे रेजिस्टेंस, दैट इज रिएक्टेंस। जो एक्सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसमें जो पोटेंशियल है वी सी डिवाइडेड बाय इसमें जो करंट है आई, सब में करंट सेम है। ठीक है, तो इसको अभी रिप्लेस करते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं देखेंगे अभी, है ना। तो आई आर को रिप्लेस करोगे, फी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर होंगे। ठीक है, प्लस एक्सएल को रिप्लेस करोगे, एक्सएल मतलब क्या लिखोगे, फी एल डिवाइडेड बाय आई लिखोगे, माइनस फी सी डिवाइडेड बाय आई लिखोगे, और यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी देखो ये जो आई है ना, आई को एज इट इज रखो, यहाँ पे फी आर स्क्वायर है और यहाँ पे आई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक, प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1 ये जो आई है ना, आई को कॉमन ले सकते हो, 1/आई को आपने कॉमन ले लिया, तो फी एल माइनस फी सी लिखोगे, और यहाँ पे एक बिगर ब्रैकेट दे दो, स्क्वायर इस तरह से रहेंगे, है ना। तो आपने 1/आई को कॉमन ले लिया, इतना सा लिखा। अभी देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दिस फी इज इक्वल टू आई, फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर, फिर फी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस
1 बाय आई स्क्वायर लिखोगे, ये जो स्क्वायर है ना आई के साथ स्क्वायर होंगे, फिर फी एल माइनस फी सी के साथ भी स्क्वायर होंगे, फी एल माइनस फी सी के साथ भी स्क्वायर होंगे इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखो इसको आप कॉमन ले सकते हो, ये स्क्वायर होंगे, यस। तो ये जो है ना आई स्क्वायर 1 बाय आई स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो इस बार, तो आपको क्या मिलेंगे 1 बाय आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फी आर स्क्वायर प्लस फी एल माइनस फी सी, और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, बिगर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। 1 बाय आई स्क्वायर को इस बार कॉमन लिया, तो ये जो स्क्वायर है ना ये हट जाएंगे, रूट को हटाओगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेंगे 1 बाय आई इंटू रूट ओवर फी स्क्वायर प्लस फी एल स्क्वायर माइनस फी सी स्क्वायर, इस तरह से लिखना होगा, ब्रैकेट के बाहर होंगे स्क्वायर, ठीक है। तो आई आई कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली आपको फी की वैल्यू कितना मिला, फी आर स्क्वायर मिला, इतना सा मिला, आई आई कैंसिल आउट होंगे ना तो इतना सा मिला फी की वैल्यू। सो फी आर मतलब कितना है 80, वैल्यूज बिठा देते हैं डायरेक्टली, सो 80 स्क्वायर प्लस फी एल मतलब कितना है दैट इज 40 स्क्वायर होंगे, माइनस फी सी मतलब 100, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। सो अभी 80 इंटू 80 कितना होंगे 6400 प्लस ये कितना होंगे दिस इज माइनस 60, राइट, यस। तो 6 द माइनस 60 लिख देते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर होंगे ना इस तरह से। तो अभी देखो ये जो है ना माइनस ये हट जाएंगे स्क्वायर करने से, तो ये 3600 होंगे, तो बेसिकली यू कैन राइट दिस एज 10,000, यस, 4 जीरो होंगे ना 10,000, तो यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तो 10,000, यस, 6,000 3,000 7,000 9 10,000, ओके, कर सकते हो। तो अभी 10,000 की रूट लगाओगे तो आपको क्या मिलेंगे 100 मिलेंगे, फॉल्ट लिख दो, ठीक है। सो ये जो सोर्स है ना, सो इसका फॉल्टेज कितना मिला दैट इज 100 फॉल्ट मिला, यहाँ तक क्लियर है। वही पूछा था आपको सोर्स की फॉल्टेज कितना होंगे ईएमएफ, वो आपको पूछा था, वो मिल गया 100 फॉल्ट। अभी आपको क्या चाहिए पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू, इसको ध्यान से देखना। सो कॉस फाई जो है ना, कॉस फाई को आप कैसे भी लिख सकते हो कि आर डिवाइडेड बाई जेड, ऐसा भी लिख सकते हो। सो आर तो आर है, जेड मतलब क्या लिखोगे वही दैट इज क्या लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। तो अभी इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो ऊपर जो आर है ना आर को, ठीक है, सेम हिसाब से आप आर को आप लिख सकते हो इस तरह से, है ना, फिर एक्सएल को लिख के आई आई कैंसिल होते होंगे तो आपको कुछ मिलेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट कर सकते हैं, आर मतलब आप सीधा लिख सकते हो ना, आर मतलब क्या लिख सकते हो फी आर डिवाइडेड बाय आई लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना इसको आपने क्या लिखा, यहाँ पे तो वही है, सो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप इतना सा लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आई है, दिस आई इज दिस आई, और यहाँ पे ये जो है ना इसकी जगह पे इसको आप लिख सकते हो कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली लिख देता हूँ, और यहाँ पे रूट होंगे आप लोग करके चेक कर सकते हो, फिर यहाँ पे स्क्वायर प्लस फी एल माइनस फी सी, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आई है ना आई के साथ कैंसिल आउट होंगे, ऊपर क्या रहेंगे फी आर रहेंगे, सो ऊपर फी आर रहेंगे, नीचे क्या रहेंगे ये रहेंगे ना, तो फी आर की वैल्यू कितना है तो डायरेक्टली लिख देते हैं अभी, सो ऊपर के रहेंगे आप फी आर, ठीक है, सो नीचे इतना सा, सो फी आर की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं विच इज 80, यस, दे कर रखा फी आर की वैल्यू 80, फिर नीचे जो ये वैल्यू है ना इसको अभी अभी फाइंड आउट किया था, सो ये स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज कितना 100, ठीक है, सो इसका वैल्यू आप 100 लिख सकते हो, ओके, सो रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका वैल्यू आपको कितना मिला 100 मिला, ठीक है। सो यहाँ पे फी आर की वैल्यू बिठा सकते हो 80, फी एल की 40, फी सी की 100 बिठा के आप आराम से कैलकुलेट करने के बाद इतना सा मिलेंगे, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 0.8 मिला ना, सो ये होंगे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन पे, यानी 2 4 ज़ा 8 और नीचे 2 5 ज़ा 10, तो 4/5 या तो आप 0.8 भी कह सकते हो पावर फैक्टर की वैल्यू। सो ये जो है ना कॉस फाई दिस इज नथिंग बट पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितना मिला 4/5 या तो 0.8 भी कह सकते हो, यही पूछा था आपको, है ना, इजी है, कर सकते हो। सो इतना ही था आज के लिए, हम लोग बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो देखेंगे दैट इज ये जो देखो कैपेसिटर पे भी, कैपेसिटर के काम क्या है एनर्जी स्टोर करना, कितना एनर्जी स्टोर करेंगे निकलने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए था, वो हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिराइव किया था, है ना, वहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है वो सब भी सॉल्व किया, बोर्ड JEE की प्लेलिस्ट में है, सीरियली आप लोग चेक करना। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो हो गया था, रेजिस्टर तो एनर्जी स्टोर नहीं करेंगे, ये जो इंडक्टर है ना ये इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करेंगे उसे डिराइव करना है, ठीक है।
सो बेसिकली एक सिंपल सी डिराइवेशन है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर है, एक दो टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रे ऑप्टिक्स, उसे स्टार्ट करेंगे। वो इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स, उसको हम लोग एकदम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। बेसिक से सिस्टमेटिक वे में उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और उस वहाँ पे भी जो वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद बोर्ड जेरेबल नीट की जो PYQ है वो सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में सीरियली है, ठीक है। तो बाकी हम लोग देखेंगे, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।